नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि यूपी चुनाव में दूसरे चरण का जो मतदान जारी है, इसमें कांग्रेस की स्थिति कहाँ है? 9 जिलों में 55 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कहाँ है? ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या प्रियंका गांधी ने जो दम-खम तमाम चीज़ें झोंक दी थी, क्या उस पर जो है थोड़ा-सा भी लोग भरोसा जता रहे हैं या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों पे आज बातचीत करेंगे और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ चमन मेरे साथ मौजूद है। चमन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, पहले चरण का चुनाव तो मतदान तो आपने देखा बाखूबी, आपने बताया भी, प्रेडिक्शन भी बताया, अनुमान भी बताया कौन इसी पार्टी कहाँ है और कहाँ से जीत रही है। इन 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? कौन सी पार्टी का दबदबा भारी है और किसमें टक्कर है? चमन। जी देखिए, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे का आज चल रहा है और शाम 6 बजे तक मतदान होना है। लेकिन हम बात करते हैं दूसरे चरण के चुनाव की। 1 बजे तक हम देख रहे हैं कि 39% मतदान किया गया, ये आंकड़ा बता रहा है। 39% मतदान अब तक हो चुका है। वहीं 1 बजे तक 55 सीटों में से 39.07% मतदान किया जा चुका है। सहारनपुर में 1 बजे तक 42.44% मतदान किया जा चुका है। बड़ी खबर है। बिजनौर में 1 बजे तक 38.64% मतदान किया जा चुका है। इस चीज में हम गौर करेंगे। साथ ही मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। मुरादाबाद में 42.28% मतदान हो चुका है और संभल में 1 बजे तक 38.01% मतदान किया जा चुका है। तो इससे साफ समझ में आता है आशिफ जी की कहीं ना कहीं लोग मतदान को लेकर के काफी ज्यादा जागरूक हैं और लगातार लोग वोटिंग सेंटर पे पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। और दूसरा सवाल अगर मैं आपसे लेने की कोशिश करूं चमन, वो ये कि प्रियंका कांग्रेस को सीट कितने तक आ सकते हैं इन 55 सीटों में से? क्या देख रहे हैं आप? क्या 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं? एक अनुमान प्रेडिक्शन अगर पूछा जाए तो क्या लिमिटेशन होगी उनकी तैयारियों के हिसाब से, उनके वादों के हिसाब से, उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से? क्योंकि ये मुसलमानों का इलाका ज्यादातर रहा है। क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ ये मुसलमानों का वोट जा सकता है? क्या लगता है आपको? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के वादों और दावों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने जो वादे और दावे किए हैं चुनावी रैलियों में, उसके आधार पे हम लोगों का रुझान देख रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के पास कम से कम भी सीटें जाएंगी तो वो 30 प्लस जाएंगी, 30 प्लस सीटें जा सकती हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है और ये कांग्रेस पार्टी भी कयास लगा रही है। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस ने चुनावी रैली में लोगों से वादा किया है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम किसानों की कर्ज माफी कर देंगे, किसानों के लिए हम तमाम नई योजनाएं लेके आएंगे जो बीजेपी सरकार के अंदर नहीं लाई गई। सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसान प्रभावित हो रहे हैं, किसान सबसे ज्यादा परेशान है। तो इस चीज पे कांग्रेस का फोकस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर चमन ये सवाल ले ले, क्या दूसरे चरण तक, पहले चरण को आपने बाखूबी देखा, परखा, समझा, एनालिसिस किया, दूसरे चरण में आज हो रहा है, इन दोनों को अगर एनालिसिस करें, समझने की कोशिश करें, तो भले ही कांग्रेस की जीत हो ना हो, क्या मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी की जीत हुई है उनके जोश जुनून और उनके प्लान, उनके तैयारियों के हिसाब से, उनके मास्टर स्ट्रोक के हिसाब से? चमन जी देखिए, प्रियंका गांधी जो है अभी कांग्रेस का एक काफी नामी और उभरता हुआ चेहरा है, जो कि कहीं ना जो तमाम रैलियों में अपनी पार्टी की छवि को सुधारने का काम कर रही हैं और पार्टी की एक नई पहचान की तलाश में है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और प्रियंका गांधी जी जो है कहीं ना कहीं लोगों के हित के बारे में सोच रही हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा वो लोगों के हित के बारे में सोच रही हैं कि लोगों का कैसे भला हो, आम लोगों का कैसे भला हो, आम लोगों के लिए किस तरह से काम किए जाए, जो काम धरातल पर दिखे, जो काम ये नहीं कि सिर्फ कागजी स्तर तक सीमित रह जाए, जो काम धरातल तक दिखे। तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि को भी सुधारने का काम कर रही है और अपनी एक लोगों के दिल में अलग पहचान बना रही है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चमन, पहले चरण में मैंने आपसे पूछा था कि चमन, आज जो लोग यानी यूपी की जनता जो वोट डाल रहे हैं, वो किन बड़े मुद्दों पे बात डाल रहे हैं? तो आपने बाखूबी बताया था कि एक महंगाई से लोग परेशान है, कोरोना काल में जो लाशें बही, ऑक्सीजन से परेशान, उनसे परेशान है। इन चीजों को देखते हुए लोग घर से बाहर जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं और ये बहुत बड़े मुद्दे थे। बेरोजगारी का आपने जिक्र किया था, महंगाई का। लेकिन दूसरे चरण में यही सवाल मैं पूछूं तो आज लोग किस चीज को देखकर मतदान कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा दूसरे चरण में क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है दूसरे चरण में आसिफ जी की सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार।
कहीं ना कहीं लोगों के पास आज की तारीख में रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी है लोगों के पास। दूसरा मुद्दा है आपका स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके लचर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था की जो दुहाई योगी सरकार देती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हमने अभी इससे कुछ देर पहले हम लोग सुबह भी डिबेट पे बैठे थे, हम लोग लाइव कर रहे थे, चुनाव कवर कर रहे थे। मैंने उस समय भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है वो मैं कल देख के आया हूँ। वो मैंने कल देखा है कि कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है, सड़कों की कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सड़कें कितनी अच्छी हैं, सड़कों पे कितनी अच्छी बिजली सुविधाएं दी जाएगी। मैंने उस चीज का भुक्तभोगी मैं हूँ, मैंने देखा है, मैंने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा है। भले ही मैं अपने निजी काम से गया था, लेकिन साहब मैंने उस चीजों को जिया है, मैंने देखा है। तो योगी सरकार इन कामों की दुहाई दे करके वोट कांग्रेस की नहीं काट सकती। इस चीज को समझना पड़ेगा और यही वजह है कि आज प्रियंका गांधी पूरी जान जो है फूंक चुकी है। क्या अगर चमन मैं आपसे पूछ लूं तो शायद मैं गलती ना कर पाऊं कि 3 दशकों से जो खोया हुआ वजूद है, क्या प्रियंका गांधी उसको लौटा पाएंगी? क्या अगर 50 भी सीटें आती हैं, 100 भी सीटें आती हैं कांग्रेस को, तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के मद्देनजर ये उनकी जीत है, भले ही बहुमत ना ला पाए लेकिन उनकी जीत है? देखिए, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस जो है बीजेपी 38 सीटें लेके आई थी, कांग्रेस कुछ सीटें लेके आई थी जिन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया था। तब जाके कुछ जगहों पे इनके विधायक और ये सब बने थे, नेताओं को पद मिला था। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि देखिए, विपक्ष में अभी गठबंधन भी खड़ा है और कांग्रेस भी खड़ा है और अकेले खड़ी है बीजेपी। बीजेपी अपने आप में दावा कर रही है कि हम लोग इस बार 400 पार करेंगे। ये बहुत बड़ा दावा है बीजेपी का कि हम 400 पार करेंगे। ये शायद लोकसभा वाला ये लोग लोकसभा की तरह ये लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग 300 पार का नारा दे रहे हैं। तो इस बार इन्होंने नारा दिया है कि हम 400 पार करेंगे। 400 पार का आंकड़ा का मतलब होता है कि कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया, कांग्रेस ने अपनी छवि को लेकर के कांग्रेस लोगों के बीच में गई नहीं, या विपक्ष में जो और भी पार्टियां हैं, आरएलडी है, सपा है, उन्होंने जन संवाद नहीं किया। तो बीजेपी का जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है ये कहीं ना कहीं गलत है। इस चीज को हमें समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की 3 दशकों की हम बात करते हैं, 3 दशकों में कांग्रेस की छवि सब कह रहे हैं खराब हुई है, लेकिन हम कांग्रेस के 70 सालों का भी तो इतिहास देखेंगे। हमें ये चीज जानना होगा कि कांग्रेस का जो 70 सालों का इतिहास है, देश में हर एक राज्य में कांग्रेस ने मतलब अपनी सरकार चलाई है, केंद्र में कांग्रेस रह चुकी है। और उस समय की मैं बात करूंगा आसिफ जी, उस समय में आपको एक एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। लेकिन बीजेपी सरकार में अभी पूरे देश में आप किसी भी राज्य में जाइए, अभी एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए में मिलता है। और बीजेपी सरकार ने ये एक जुमलेबाजी की थी, एक हमें लॉलीपॉप पकड़ाया था कि सब्सिडी वाला फंडा, जो कुछ दिन तक आया था लेकिन अब आना भी बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का एजेंडा है कि पहले फ्री देंगे और फिर लूटेंगे। जैसे कि पहले हम फ्री देंगे फिर लूटेंगे। जैसे भारत में भी कुछ कंपनियां भी कर रही हैं, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो सच्चाई है। बिल्कुल मैं समझ गया। ये खैर बहुत अंदर की बात आपने बताई, लेकिन ये हकीकत भी है। अगर एक आखिरी सवाल की ओर रुख करूं और ये जानने की कोशिश करूं चमन आपसे कि पहले चरण और दूसरे चरण को देखते हुए और बचे हुए बाकी चरण को देखते हुए जिस तरह से प्रियंका गांधी धरातल पर जमीन पर उतर रही हैं, लोगों से मुखातिब हो रही हैं, और उन सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से महिला उनका समर्थन कर रही हैं, क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो प्रियंका गांधी पे दाव लगाया, जो रिस्क खेला, क्या उस पर वो जो है पूरी तरह से खड़ी उतर पा रही हैं, कामयाब हो गई? और प्रियंका गांधी माफ कीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रियंका गांधी ने दिल जीत लिया पूरी तरह से? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप कह रहे हैं दाव खेला। दाव देखिए, दाव उस पर खेला जाता है जो कि दाव खेलने के लायक होता है। प्रियंका गांधी जी पहले चरण या दूसरे चरण के चुनाव को देख करके नहीं उतरी है। वो बहुत पहले से उत्तर प्रदेश की गलियों में जन संवाद कर रही है, लोगों से डोर टू डोर जाके मिल रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए सिर्फ धरातल पर उतरी है, नहीं, वो लोगों के हित के लिए सामाजिक कार्य करते हुए आ रहे हैं। पहले भी लोगों से मुखातिब होते हुए आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो इस चीज में कहीं ना कहीं जनता को भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों का भला चाहा है। और बीजेपी किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रही है, इस चीज को भी आप देखिए। आप चुनाव के समय में आप तमाम शिलान्यास करते हैं, तमाम योजनाएं लेके आते हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पे कब तक दिखेंगी, हमें ये भी तो देखना होगा। तो ये चीजें हैं और यही वजह है कि बीजेपी के लिए बहुत तमाम चुनौतियां हैं। खैर, देखना होगा कि उसका मुकाबला कैसे करते हैं। लेकिन दूसरे दोनों चरणों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, भले ही अगर कम भी सीटें लाती हैं, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और ये कांग्रेस के मद्देनजर एक अच्छी खूबसूरत सी तस्वीर है। खैर, देखते हैं कि कांग्रेस कितना सीटें ला पाती हैं और ये तमाम सवालों का जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा। चमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।